जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आज की क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जीवों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम वर्गीकी टैक्सोनॉमी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बिना कुछ देर करे और समझ लेते हैं कि हम आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्गीकी के बारे में कि वर्गीकी क्या होती है, टैक्सोनॉमी जो होता है वो किस प्रकार से बना हुआ है। इसमें हम जितने भी किंगडम होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि द्विजगत वर्गीकरण होता है, चार जगत वर्गीकरण है, पांच जगत वर्गीकरण है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद में हम अलग अलग किंगडम के बारे में जानेंगे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, ये सब क्या होते हैं। उसमें हम मोनेरा के अंतर्गत हम आज जीवाणुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जीवाणु की क्या विशेषताएं होती हैं, जीवाणु के क्या प्रकार होते हैं, लाभकारी जीवाणु, हानिकारक जीवाणु जो होते हैं उनकी कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। इन सभी के बारे में फुल डिटेल से आज की क्लास होगी। हम इस तरह से बोल सकते हैं कि वर्गीकरण जो है यूनिट है उसके बारे में हम आज पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो टैक्सोनॉमी है, वर्गीकरण है, वो किस प्रकार से होता है। देखिए, वर्गीकरण जो होता है जीवों को पहचानने की एक प्रकार की कला है, या हम बोल सकते हैं कि समूहों में बांटने के लिए जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, है ना, तो हम बोलेंगे कि पादप और जंतु को अलग अलग भागों में बांटने के लिए क्या किया गया, वर्गीकी को चुना गया। और वर्गीकी का जो श्रेय जाता है सबसे पहले कैरोलस लिनियस को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया, पादप और जंतुओं को अलग अलग भागों में बांटा है। तो वर्गीकी के बारे में हम क्या समझते हैं कि वर्गीकी क्या है, तो जीवों को पहचानने की एक कला है बोले, या उन्हें समूहों में बंटने की एक प्रकार की प्रोसेस है। जितने भी जीव होंगे, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, तो उन्हें हम पहचानेंगे और पहचानने के बाद उन्हें अलग अलग समूहों में रखेंगे। देखिए, जितने भी जीव हैं, मान लो कोई छोटे जीव हैं या उड़ने वाले जीव हैं या पानी में रहने वाले जीव हैं, ये जो सभी जीव होते हैं उनको हम सबसे पहले तो पहचानेंगे कि ये जीव जो है वो किस प्रकार की गतिविधि रखता है, किस प्रकार की उसकी प्रॉपर्टी है, कौन सा गुण है। उसको पहचानने के बाद उसको क्या करेंगे, समूहों में रखेंगे। अलग अलग ग्रुप है कि भाई ये पानी में रहने वाले जो जीव हैं उसमें अलग होंगे, है ना, उड़ने वाले जीव अलग होंगे। इस प्रकार से हम बोलेंगे कि जितने भी पेड़ पौधे हैं या जंतु हैं, सबसे पहले उनको क्या किया जाता है, पहले पहचाना जाता है, उसके बाद उन्हें समूहों में रखा जाता है, अलग अलग समूहों में रखते हैं। उससे क्या होता है कि उनके विशिष्ट लक्षण तथा संबंध प्रदर्शित होते हैं। अगर आप अलग अलग ग्रुप में रख देते हैं, अलग अलग समूह में रख देते हैं, जैसे किसी एक फोल्डर को बना लिया हमने, उसमें हम पीडीएफ फाइल को ही रखने वाले, तो उससे क्या होंगे, उस फोल्डर को खोलने पर हमें पता चलेगा कि इसमें क्या है, सभी जो है वो पीडीएफ फाइल है। तो हम बोलेंगे कि उसमें क्या होता है, एक विशेष लक्षण होता है, उसमें एक विशेष संबंध होता है कि उसमें उसी प्रकार के क्या होता है, कंटेंट होता है। तो इसी प्रकार से जो वर्गीकी है, वर्गीकी में सबसे पहले हम सबसे पहला गुण होता है कौन सा, पहचानेंगे, फिर उन्हें समूह में डिवाइड करेंगे। समूह में डिवाइड करने के बाद उसमें देखा जाता है कि उनमें क्या होते हैं, कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, संबंध, उनके संबंध होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जैविक वर्गीकी कहते हैं, बायनोमिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं। देखिए, वर्गीकी जो है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, वो सबसे पहले किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया है, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्गीकी के जनक कहा जाता है। देखिए, वह वैज्ञानिक जो जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन में योगदान देता है, ऐसे वैज्ञानिक जो वर्गीकी को समझाने के लिए योगदान देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, सिस्टेमेटिस्ट कहा जाता है। ये एक और नाम होता है उनका क्या, टैक्सोनोमिस्ट। ध्यान दीजिएगा, है ना, टैक्सोनोमिस्ट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सिस्टेमिस्ट या टैक्सोनोमिस्ट कैसे कहते हैं, जो वर्गीकी के लिए, जीवों को वर्गीकरण के लिए जो योगदान देते हैं, जो उनके बारे में बताते हैं, वर्गीकरण के बारे में हमें बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो सिस्टेमिस्ट या टैक्सोनोमिस्ट कहलाते हैं। और इसी विषय को क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमी कहा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है। देखिए, जितने भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, अगर ये सब आपस में बिखरे रहेंगे तो इनका अध्ययन करने के लिए, इनकी विशेषताएं बताने के लिए, इनमें कौन से लक्षण पाए जाते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इनमें क्या होगी, बड़ी भिन्नताएं होंगी, थोड़ी सी वेरिएशन उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसलिए सभी को क्या कर दिया गया, अलग अलग प्रकार से डिवाइड कर दिया गया, किसी को ग्रुप में बना दिया गया, किंगडम बनाया गया। तो ये क्या है, वर्गीकरण है। वर्गीकरण में हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी जो पादप है या जीव जंतु है, उनके विशेष लक्षण को हम एक बार में ही क्या कर सकते हैं,
बड़ी आसानी से अध्ययन करते हैं। देखिए वर्गीकरण का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, कैरोलस लिनियस को जाता है। इन्होंने क्या किया, एक अपनी पुस्तक में लिखा जिसका नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरे। क्या नाम है बुक का, सिस्टेमा नेचुरे में प्रस्तावित किया अलग अलग वर्गीकरण को। सबसे पहली बार कब, सन 1735 में प्रकाशित हुई ये जो सिस्टेमा नेचुरी है। देखिए कैरोलस लिनियस ने क्या किया, जो वर्गीकरण है जीवों का या बोलेंगे हम पादप का या जंतु का वर्गीकरण करने के लिए उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरी है। और इन्होंने कब बनाया, 1735 में एक बुक लिखा जिसमें सभी पादप और जंतुओं को क्या किया, अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, है ना। उनके जो गुणों के आधार पर, उनको उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें क्या कर दिया, दो जगत में वर्गीकरण कर दिया। पहला जगत क्या था, प्लांट था, और दूसरा कौन सा था, एनिमल। पहला होता है प्लांटी और दूसरा एनिमल। तो कैरोलस लिनियस ने बोले दो प्रकार से क्या कर दिया, जंतुओं को डिवाइड कर दिया, है ना। इसके बाद और भी इसमें अपडेट हुआ। हार्बर्ट कॉफनर कोपलैंड एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने सन 1956 में चार जगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रस्ताव दिया। देखिए द्विजगत वर्गीकरण के बाद कुछ ऐसे जीव भी प्राप्त हुए जिनके जिनके लिए उस वर्गीकरण में स्थान नहीं था, है ना। तो उनके लिए क्या कर दिया गया, एक अलग से किंगडम बना दिया गया, अलग से उनके लिए ग्रुप बना दिए गए। और उनको क्या बोलिए, चार प्रकार से हमने किंगडम बनाया, बोले जिसको हम जगत बोलते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और जंतु। देखिए द्विजगत वर्गीकरण में केवल कौन थे, केवल पादप थे और जंतु थे। बोले इसलिए जो चार जगत वर्गीकरण हुआ उसमें कौन कौन शामिल हो गया, मोनेरा भी हो गया, प्रोटिस्टा भी हो गया। इनके अंतर्गत अलग अलग जीव आएंगे जो हम आगे अभी इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं कि मोनेरा में कौन कौन सी जीव आते हैं, प्रोटिस्टा में क्या आते हैं। सभी किंगडम के बारे में हम डिटेल से आज की क्लास में समझने वाले हैं, है ना। बने रहिएगा हमारी क्लास के लास्ट तक। तो चार जगत वर्गीकरण किसने दिया, कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने दिया। कब दिया, सन 1956 में दिया। इन्होंने जितने भी जीव जंतु हैं, पादप हैं, उनको क्या कर दिया, चार जगत में, चार प्रकार के किंगडम में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कौन कौन से होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और जंतु। कौन कौन से, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, प्लांटी और एनिमलिया। तो चार जगत वर्गीकरण इसी प्रकार से फिर कुछ और अपडेट हुआ, कुछ और ऐसे जीव जंतु या कुछ और ऐसे पेड़ पौधे मिले जिनका वर्गीकरण या जिनकी विशेषताएं चार जगत में नहीं थी। तो उनके लिए पांचवा जगत का निर्माण किया गया और पांच जगत वर्गीकरण का श्रेय किसको जाता है, R.H. विटकर को। R.H. विटकर ने सन 1969 में, कब, R.H. विटकर, ध्यान दीजिएगा, R.H. विटकर है ना। R.H. विटकर ने क्या किया, सन 1969 में पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली को बनाया। इन्होंने जितने भी जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं उनको क्या कर दिया, पांच प्रकार के जगत में डिवाइड कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। देखिए अभी चार जगत वर्गीकरण में क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और जंतु था। इसमें क्या एक फंगी आ गया, है ना। फंगी जो है वो पांच जगत वर्गीकरण में आपको मिलता। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया जो थे ये चार जगत में थे। फंगी जो होते हैं, है ना, फंगी जिसको हम क्या बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, फंजाई भी बोलते हैं। तो ये क्या पांचवें जगत में R.H. विटकर ने क्या किया, इनको शामिल कर लिया, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि वर्गीकरण में क्या कर दिया गया, जितने भी जीव जंतु हैं या जितने भी पादप है, पेड़ पौधे हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, छोटे से लेके बड़े तक, इन सभी जीवों को, इन सभी प्रकार के पेड़ पौधों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। और वर्गीकरण में क्या देखा गया, सबसे पहले उसकी पहचान की गई, है ना। पहचान करने के बाद उसकी विशेषताएं देखें, उसके लक्षण को देखें, है ना। और उसके बाद क्या कर दिया गया, उनको एक अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया कि इसको हम क्या करते हैं, इस ग्रुप में रखा जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। बड़ी है आसान शब्दों में आज की क्लास रहेगी वर्गीकरण की, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी चीजें समझने के लिए। वर्गीकरण, देखिए जंतुओं में जो वर्गीकरण होते हैं उसे हम जैविक वर्गीकरण भी कहते हैं या टैक्सोनॉमी के नाम में जानते हैं। हम बोलेंगे कि जैविक वर्गीकरण किसमें होता है, जंतुओं में होता है ना। जो जीव जंतु होते हैं उनका वर्गीकरण किसमें कहा जाएगा, जैविक वर्गीकरण में, या उसी को क्या बोला जाता है, जैव वर्गीकरण। जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए या समझ को सुविधाजनक बनाने के, अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं बोले उनका अध्ययन करने के लिए हमें वर्गीकरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता। अगर बहुत सारे जंतुओं के बारे में हमें पढ़ना है और सभी जंतुओं के बारे में अलग अलग कैटेगरी, सबके अलग अलग लक्षण होते हैं, तो इनके लिए हमें वर्गीकरण करना बहुत जरूरी है। जब तक हम वर्गीकरण नहीं करेंगे, उनको ग्रुप में डिवाइड नहीं करेंगे, तो उन जंतुओं के बारे में जो विशेषताएं, जो उनके लक्षण है, उनको हम ठीक ठाक से नहीं समझ पाते हैं, है ना। उनमें जो भी विकास हो रहा है, आनुवांशिक संबंध होते हैं, है ना। तो अलग अलग चीजों को हमें समझने के लिए वर्गीकरण बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए पौधों के लिए जो वैज्ञानिक नाम, अंतरराष्ट्रीय वनस्पतिक नामकरण संहिता,
क्या बोलते हैं, पौधों के लिए जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वो किसमें होते हैं, अंतरराष्ट्रीय वानस्पतिक नामकरण संहिता ISBN, है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड बॉटनिकल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। वानस्पतिक नामकरण संहिता जो होती है इसमें उल्लेखित स्थापित सिद्धांतों और मानदंडों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। मतलब हम पौधों के लिए, पौधों के अगर कुछ नामकरण करना है तो वो कौन करता है, एक हमारी संस्था है जिसको क्या बोलते हैं, ISBN बोलते हैं। इसी प्रकार से जो जीव जंतु होते हैं, बोले जंतुओं के लिए जो वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पर, उसको क्या बोलते हैं, ICZN बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्राणी शास्त्रीय नामकरण संहिता, इंटरनेशनल कोड जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN बोला जाता है। तो जितने भी पौधे होते हैं, प्लांट जो होते हैं, उनका नामकरण कौन सी संस्था करती है, ICBN करती है, और जितने भी जंतु होते हैं उनका नामकरण कौन करता है, ICZN करता है ना। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि जितने भी जीव जंतु होते हैं उनका नामकरण करने के लिए क्या होती है, अलग अलग प्रकार की संस्थाएं होती है। अब हम समझेंगे वर्गीकरण का जो पदक्रम होता है ना, कि किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, उसको समझ लेते हैं। और इन सब इसके बाद में हम इन सभी के बारे में समझेंगे कि फाइलम क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इन सभी के बारे में हम डिटेल समझने वाले। देखिए, वर्गीकरण का पदक्रम क्या होता है, एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग जंतुओं को उनकी साझा विशेषताओं और विकासवादी संबंधों के आधार पर विशिष्ट समूहों में वर्गीकृत और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। जितने भी जीव जंतु हैं, है ना, जितने भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, उनकी विशेषताओं और विकासवादी संबंध, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उनके अंदर, बोले उनकी जितनी भी विशेषताएं होंगी, विशेषताएं के उनमें जो जितने भी संबंध होंगे, विकासवादी संबंध होंगे, विशिष्ट प्रकार के समूहों में उनको क्या कर दिया जाता है, वर्गीकृत कर दिया जाता है। अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं उनको। क्यों बना दिए जाते हैं, क्योंकि ये व्यवस्थित रहे। जैसे ही हम उस ग्रुप के बारे में समझेंगे तो उस ग्रुप के अंतर्गत जितने भी जीव आ रहे हैं, उन जीवों की सभी की विशेषताएं या उनके जितने भी लक्षण होते हैं वो सभी के एक जैसे होंगे। तो इसलिए क्या कर दिया गया, ग्रुप बना दिया गया, समूहों में क्या कर दिया गया, वर्गीकरण कर दिया गया इनका। तो वर्गीकरण का जो पदक्रम होता है कि सबसे पहले जो आता है पदक्रम में, सबसे पहले कौन आता है, किंगडम आता है। किंगडम के बाद क्या आता है भाई, फाइलम, या इसको या इसका एक और भाग होता है जिसको हम डिवीजन बोलते हैं। उसके बाद क्लास होता है, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस और स्पीसीज। जैसे हम किसी भी जीव जंतु के बारे में समझते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि उसका किंगडम कौन सा होता है, फाइनल कौन सा होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है। जैसे इसका एक बहुत ही आसान सा उदाहरण बोला जाता है कि जैसे हम किसी की पहचान बताना है कि आप कहाँ रहते हैं, है ना, तो हम बोलेंगे कि हम इंडिया में रहते हैं। फिर बोलेंगे कि इंडिया में कहाँ रहते हैं भाई, तो इंडिया में रहने के बाद फिर बोलेंगे कि हम कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं या छत्तीसगढ़ में रहते हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ रहते हैं आप, छत्तीसगढ़ में फिर आप कोई एक जिले का नाम बताएंगे कि हम इस जिले में रहते हैं। फिर जिले के बाद फिर उस जिले में कहाँ रहते हैं, उस जिले के बाद आप कोई कॉलोनी का या गांव का या शहर का, कस्बे के नाम बताएंगे कि भाई ये हम यहाँ पर रहते हैं। फिर उसमें बताएंगे कि उस शहर में या उस गांव में कहाँ रहते हैं आप। फिर उसके बाद आप मकान नंबर या गली नंबर बताएंगे। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि जो जितने भी जीव होते हैं उनमें क्या कर दिया जाता है, सबसे पहले होता है बोले किंगडम। किंगडम के अंतर्गत क्या आ जाता है, जैसे कि हमने अभी 5 प्रकार के किंगडम पढ़ा था, 5 जगत वर्गीकरण में। किंगडम के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, बहुत सभी प्रकार के जीव जंतु आ जाते हैं। जैसे कि हम मोनेरा की बात करें, प्रोटिस्टा की, कवक की या एनिमिलिया की, तो ये किंगडम क्या होते हैं, सबसे बड़ा पद होता है ना। उसके बाद इसके अंदर जो आते हैं ये फाइलम या डिवीजन आ जाते हैं, है ना। जैसे कि ये देश हो गया हमारे पास, ये अंदर आने वाले प्रदेश हो गए। अंदर प्रदेश के अंदर क्या आते हैं, बहुत सारे जिले आ जाते हैं। बोले जिले के अंदर क्या आ जाते हैं, अलग अलग तहसील आ जाती हैं, है ना, कस्बे आ जाते हैं अलग अलग। उनके अंदर फिर गांव आ जाते हैं, गांव के अंदर फिर गलियां, और गलियों के अंदर फिर है घर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी जीव होते हैं, है ना, उनको इसी प्रकार से डिवाइड किया गया है। जीव और जितने भी जो हमारे पास पेड़ पौधे या वनस्पति होते हैं, प्लांट होते हैं, उन सभी का वर्गीकरण इसी प्रकार से किया जाता है ना। तो इसकी क्या होती है, 7 होते हैं, बोले 7 इस प्रकार से ग्रुप होते हैं। 7 प्रकार के सिस्टम होते हैं जो क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, किसका,
वर्गीकरण की क्लासिफिकेशन के लिए हम सबसे ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, किंगडम बोलते हैं। फाइनल है, डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। चलिए इनको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम किंगडम के बारे में जानते हैं कि किंगडम क्या होता है। जगत, देखिए जगत का अगर हम बात करें तो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के यहाँ पर उदाहरण लेते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण में क्या, कि वर्गीकरण का जो उच्चतम स्तर होता है, सबसे बड़ा जो स्तर होता है, उसको क्या कहते हैं, हम किंगडम बोलते हैं या जगत बोलते हैं। जो जंतुओं को मूलभूत विशेषताओं के आधार पर व्यापक समूह में वर्गीकृत करता है। अलग अलग जो विशेषताएं होंगी उनके आधार पर व्यापक समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, जगत बोला जाता है, किंगडम बोला। सबसे बड़ा स्तर होता है कौन सा, जगत। अब ये जगत में हम बोलेंगे कि जैसे हमने द्विजगत वर्गीकरण हमने पढ़ा था, तो उसमें 2 चीजें थी, एक में प्लांटी था, एक में एनिमलिया था। 5 जगत वर्गीकरण में 5 अलग अलग प्रकार के जगत हो जाएंगे, अलग अलग प्रकार के शामिल हो जाएंगे जगत। कौन कौन से, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा आ जाता है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांट है और एनिमलिया। तो इस जगत में आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के, जैसे प्रोटिस्टा जो है इसमें अमीबा, पैरामीशियम, इस प्रकार के जीव शामिल हो जाएंगे। फंगी है, प्लांट्स में तो बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सबकी अलग अलग प्रकार की कैटेगरी, सभी की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। एनिमल्स में जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य भी किस में आता है भाई, एनिमल्स में आता है ना, जैसे कि फ्रॉग है या घोड़े हैं, मछली है, ये सभी क्या आ जाते हैं, एनिमल्स में आ जाते हैं। तो किंगडम क्या है, सबसे उच्चतम सदस्य है। उच्चतम सदस्य के बाद फिर हम और छोटा स्तर लेंगे। सबसे बड़ा जो स्तर होता है वो क्या होता है वर्गीकरण का, उसे कहते हैं हम क्या, किंगडम या जगत कहते हैं। इसके बाद आता है क्या, फाइलम। फाइलम या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। जगत के अंतर्गत एक छोटा क्या बोलेंगे हम, एक और छोटा भाग होता है जिसको क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी जैसे जानवरों का वर्ग शामिल होता है। देखिए मछली होती है जो पानी में रहती है, उभयचर जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं, सरीसृप होते हैं पक्षी उड़ने वाले, या स्तनधारी जो ऐसे मानव जीव वगैरह। तो इसमें सब क्या आ जाते हैं, पूरी चीजें शामिल हो जाती हैं कि इसमें संघ में बोले। इसमें क्या होता है, साझा विशेषताओं जैसे कि नोटोकॉर्ड और पृष्ठीय खोखले तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति के आधार पर संघ कॉर्डेटा के भीतर वर्गीकृत किया जाता है। कॉर्डेटा मतलब जिनमें हड्डियां पाई जाती हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉर्डेटा के अंतर्गत इन सारे नोटोकॉर्ड जिसमें पाए जाते हैं, उनकी विशेषताओं के आधार पर हम क्या करते हैं, संघ का वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि पौधों के संदर्भ में कुछ समानता वाले वर्गों को एक उच्च श्रेणी में, जैसे कि एक ही जैसे गुण जिनमें पाए जाते हैं, एक ही जैसे समानता अगर पाई जाती है, तो उनको एक श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया गया। इसके लिए उन्होंने क्या बनाया, एक प्रभाग बनाया, बोले एक डिवीजन बनाया, एक कैटेगरी बना दिया है ना, एक डिवीजन का निर्माण कर दिया, जिनमें हम बोले जाते कि इस प्रकार के जो गुण है वो इसी डिवीजन में पाए जाते हैं। तो पौधों के लिए एक अलग प्रकार से क्या बना दिया जाता है, बोले डिवीजन बना दिया। संघ के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि हम बोलेंगे कि उभयचर में बहुत सारे जीव शामिल हो जाते हैं, जो पानी के अंदर भी रहते हैं और धरती पर भी रहते हैं। सरीसृप में बहुत सारे आ जाते हैं, हम छिपकली आ जाती है और बहुत सारी चीजें आ जाती है। पक्षी, अब इतने सारे पक्षी है, पक्षी क्या होगा, पक्षी एक प्रकार का संघ होगा, बोले है ना। संघ के अंतर्गत क्या होगा, पक्षी में बहुत सारे पक्षी जितने भी आते हैं उन सबको अलग अलग फिर प्रभाग में डिवाइड किया जाएगा। तो संघ क्या है, किंगडम के बाद दूसरा क्या होता है, सदस्य होता है, ये दूसरा क्रम बोलेते हैं हम, है ना। और इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट वाला क्लास जिसको बोलते हैं हम। संघ को आगे वर्गों में विभाजित करता है। जो संघ होता है उसको और अगर डिवाइड करना चाहें हम, तो उसको क्या बोलेंगे, हम संघ बोलेंगे, है ना। संघ को और ज्यादा जो डिवाइड करता है उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसमें गण शामिल होते हैं, बोले इसमें क्या होते हैं, कुछ ऑर्डर होते हैं, बोले जैसे अगर उदाहरण देखें हम, तो हम बोलेंगे गण प्राइमाटा, जिसमें बंदर भी आता है, गोरिल्ला भी आता है, गिबन्स शामिल होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ऑर्डर है। देखिए भाई क्लास है, क्लास के अंदर क्या मिलेगा आपको, ऑर्डर मिलेगा, बोले ऑर्डर में अंदर आते जैसे बंदर आ गया, गोरिल्ला आ गया, गिबन्स आ गया, ये क्या होते हैं, गणों को प्रदर्शित करते हैं, बोले जैसे स्तनधारी वर्ग के भीतर वर्गीकृत किया जाता है ना। स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत बाघ भी आ जाता है, बिल्ली भी आ जाता है, कुत्ते भी, जानवर, ये सभी क्या होते हैं, जिनमें स्तन पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम स्तनधारी बोलते हैं, है ना। जो दूध पिलाते हैं, बोले उनको हम क्या बोलते हैं, स्तनधारी बोलते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो जैसे बाघ भी, बिल्ली भी, कुत्ते भी, ये सभी स्तनधारी। तो हम क्या बोलेंगे कि एक क्लास है, क्लास के अंदर क्या आता है, बोले एक ऑर्डर आता है। ऑर्डर के अंतर्गत
अंदर भी क्या आ जाते हैं, बहुत सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु शामिल हो जाते हैं। ऑर्डर जिसको बोलते हैं हम, देखिए यह उन प्रजातियों के समूह को प्रतिनिधित्व करता है जिनमें कुछ सामान्य विशेषताएं समान होती है, जिनकी बोले एक जैसी विशेषताएं होंगी, सामान्य विशेषताएं होंगी, जैसे गोरिल्ला है, चिंपांजी है ना, बंदर जो आते हैं, इनकी विशेषताएं लगभग एक जैसी है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एक ही ऑर्डर में इनको शामिल कर तो बोले। जैसे कि पेड़ पौधों में भी जिनके जिनकी विशेषताएं बोले एक जैसी है, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी विशेषताएं एक जैसी है, तो उनको भी क्या कर दिया जाता है, एक जैसे ऑर्डर में साझा कर दिया जाता है। उनकी विशेषताओं के कारण अलग अलग इनको क्या कर दिया जाता है, गण में वर्गीकृत कर दिया जाता है। इसके बाद आता है फैमिली। फैमिली को क्या बोलते हैं हम, कुल कहते हैं। प्रजातियों से संबंधित वंशों को एक समूह, देखिए जितनी भी प्रजातियां होती हैं इनमें जो वंश होते हैं उनको एक समूह में डिवाइड कर दिया जाता है, जिनमें क्या होता है, वंश और प्रजातियों की तुलना में कम साझा समानताएं होती है। जैसे उदाहरण अगर देखें, जैसे वंश में अगर हम बात करेंगे तो पैंथेरा, जिसमें शेर भी आ जाता है, बाघ भी आ जाता है, तेंदुए भी आ जाते हैं, है ना। पैंथेरा जो वंश होता है बोले, इसमें कौन कौन सी वंश में आ जाते हैं, पैंथेरा में शेर, बाघ और तेंदुए, ये सब पैंथेरा वंश के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, मतलब एक ही कुल के ये सदस्य है। को फैलिडे कुल के भीतर जैसे जीनस फैलिस घरेलू बिल्लियों का प्रतिनिधित्व करने वाले के साथ साथ समूह में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए यहाँ पैंथेरा जो हमारे पास क्या है, एक वंश है पैंथेरा के अंतर्गत, जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो किसको बोला जाता है, लॉयन को बोला जाता है। पैंथेरा उनका, जिसको क्या जैगुअर जो होता है ना, उसको बोला जाता है। पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस जो लियोपार्ड होता है, लियोपार्ड उसको बोला जाता है। पैंथेरा टिग्रिस टाइगर को बोला जाता है। तो ये बोलेंगे हम पैंथेरा वर्ग के अंतर्गत, जो पैंथेरा वंश के अंतर्गत क्या होता है, सभी को रख दिया जाता है ना। ये जीनस बोला जाता है भाई वंश को, है ना। पैंथेरा जीनस के अंतर्गत बोले क्या आ जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव शामिल हो जाते हैं। तो हम बोलेंगे कि फैमिली है, फैमिली के अंदर क्या आ जाता है भाई, फैमिली के अंतर्गत आ जाता है जीनस, है ना। फैमिली के अंदर क्या आ जाता है, जीनस आ जाता है। जीनस में अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं उनको शामिल कर दिया जाता है। इसमें निकट से संबंधित प्रजातियों को एक संग्रह शामिल होता है, बोले जैसे कि आलू बैंगन दोनों सोलनम वंश के अंतर्गत विशिष्ट प्रजातियां होती है। जैसे कि अगर हम बोले कि एक हमारे पास फैमिली है, जैसे कि हम उदाहरण तो किसी का नहीं दे सकते, जैसे कि हमारे पास साहू समाज मान लो, तो साहू में कौन कौन से प्रकार के होते हैं, है ना। तो अलग अलग प्रकार के जो उसमें होते हैं जीव शामिल हो जाते हैं, अलग अलग फिर क्या होते हैं, उनके सरनेम बदले जा सकते हैं। स्पीसीज आता है इसके बाद, ये देखिए स्पीसीज प्रजाति मौलिक समानताएं साझा करने वाले प्राणियों का एक समूह होता है और विशिष्ट रूपात्मक अंतरों के माध्यम से निकट से संबंधित प्रजातियों को अलग करने के महत्व पर जोर देती। देखिए कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं बोले जिनमें बहुत ही कम ऐसी क्या होगी, विभिन्नता होगी, उनकी विशेषताएं लगभग एक जैसी होती हैं, बोले लगभग समान ही होते हैं, उनमें ज्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत ही कम अंतर होता है। तो ऐसे जीवों का वर्गीकरण करने के लिए हम स्पीसीज बोलते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण देखें तो ह्यूमन जो बोलते हैं हम हेमोसेपियंस जिसको बोलते हैं, प्रजाति से संबंधित, जिसमें होमो वंश के वर्गीकृत किया गया है। जैसे हम बोलेंगे आकृति विज्ञान जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के आकार, आकृति और संरचना का अध्ययन करता है। ये तो अलग चीज है, हम क्या बोल रहे हैं, स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक स्पीसीज में क्या होते हैं, लगभग एक जैसे गुण वाले क्या होते हैं, जंतु आते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे कि स्पीसीज क्या होगी, लगभग जिसमें विशिष्ट रूपांतरण अंतर के माध्यम से बहुत ही निकट के संबंध होते हैं, बहुत ही कम अंतर होगा, उनको क्या बोलते हैं हम स्पीसीज के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हम वर्गीकरण की श्रेणियों को अगर बारे बात करें, पौधों और जानवरों को जैविक वर्गीकरण सबसे पहले सरल रूपात्मक लक्षणों के आधार पर अरस्तु जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक द्वारा प्रस्तावित किया। देखिए भाई अरस्तु को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अरस्तु कौन है, हम बोलेंगे कि हम बोलेंगे बायोलॉजी के जनक। और बायोलॉजी में दोनों चीजें आ जाती है, जंतु भी आ जाते हैं, है ना, और पेड़ पौधे भी आ जाते हैं। जीव विज्ञान में क्या कौन कौन सी चीज शामिल हो जाती है, जीव विज्ञान में आ जाते हैं, जूलॉजी भी आ जाती है और बॉटनी भी आ जाती है ना। हम बोलेंगे कि बायोलॉजी के जनक कौन है भाई, बायोलॉजी के बारे में दो चीजें हैं, बोले एक तो आता है कौन, जूलॉजी आ जाता है, जूलॉजी है, और एक कौन सा है, बॉटनी है ना। तो जूलॉजी या बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु है ना, अरस्तु।
इसके भी अरस्तु हैं और जूलॉजी के भी कौन है, अरस्तु हैं। लेकिन बॉटनी देखिए, जो अरस्तु वैज्ञानिक है जिसको एरिस्टोटल एरिस्टोटल कहा जाता है ना, इंग्लिश में इनका नाम क्या होता है, अलग होता है, हिंदी में नाम अरस्तु बोला जाता है, एरिस्टोटल बोला जाता है इंग्लिश में, है ना। तो जूलॉजी के इनमें जो अरस्तु हैं इन्हें किसमें इंटरेस्ट था, जंतुओं के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो इन्होंने जूलॉजी के बारे में ज्यादा क्या किया, अध्ययन किया, उसके बारे में डिटेल बताया। इसी प्रकार से हम बोलेंगे कि हम बोलेंगे जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो हम बोलेंगे जनक। तो इन्होंने कैटेगरी क्या की, एक जूलॉजी और एक बॉटनी में क्या किया, अलग अलग प्रकार से इनको डिवाइड किया कि इसमें जंतु शामिल होंगे और इसमें पेड़ पौधे शामिल होंगे। लेकिन अरस्तु ने पेड़ पौधों के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो थियोफ्रेस्ट, एक और वैज्ञानिक है कौन, थियोफ्रेस्ट। थियोफ्रेस्ट इनको क्या कहा जाता है, जो पादप विज्ञान है या बोलते हैं हम जिसको बॉटनी, बॉटनी के जो जनक होते हैं वो कौन होते हैं, थियोफ्रेस्ट होते हैं। तो हम बोलेंगे कि बॉटनी के बारे में जिसने बताया वो कौन है, थियोफ्रेस्ट है ना। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक है और जूलॉजी जिसको हम क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक को दोनों कौन है, अरस्तु हैं। जबकि जो वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, जो वो कौन है, थियोफ्रेस्ट है। देखिए दो जगत वर्गीकरण है ना, क्या बोलते हैं, टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया था वो किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने क्या किया, दो जगत का वर्गीकरण किया और इन्होंने एक बुक में लिखा जिसका नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे में इन्होंने क्या किया, भैया जितने भी जीव जंतु हैं एक में आ जाते हैं, बोले पादप आ जाएंगे और दूसरे में एनिमिलिया आ जाएंगे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन है पादप और जंतुओं के बारे में, कि पादप को उन्होंने क्या कर दिया, एक अलग जिसमें किंगडम बना दिया और जितने भी जंतु हैं उनको एक अलग किंगडम में रखा गया। इनकी बुक कब आई थी भाई, कब प्रकाशित हुई थी, 1735 में इनकी हुई बुक जो है वो प्रकाशित हुई थी। आधुनिक वर्गीकरण के जनक के रूप में, आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है भाई, तो वो है कौन, कैरोलस लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस है। उन्होंने सभी जीवित जीवों को दो जगत में वर्गीकृत किया, एक पहला जगत था कौन सा, प्लांटी, और दूसरा जगत कौन सा था, एनिमिलिया था। तो इस प्रकार से दो प्रकार से डिवाइड किया गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, द्विजगत वर्गीकरण कहा जाता है। द्विजगत वर्गीकरण में क्या कर दिया गया, जितने भी जीव शामिल होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके सभी के दो प्रकार के बोले नाम होते हैं, है ना। दो प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया, नामकरण किया। तो कुछ हमारे पास वैज्ञानिक नाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ वैज्ञानिक नाम है और कुछ उनके साधारण नाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, आप इनको नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो सभी को पता है, क्या नाम है, होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस है। तेंदुआ जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या, पैंथेरा पाइडस है, पैंथेरा पाइडस बोलते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस होता है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लिया, या लियो बोलते हैं ना, पैंथेरा लियो। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम होता है, कई बार आया हुआ एग्जाम में। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, फेलस कैटस होता है, फेलिस कैटस, है ना, फेलिस कैटस। मेंढक का नाम है राना टिग्रिना, राना टिग्रिना। दो अलग अलग भागों में इन्होंने नाम दिया। धान का ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। सरसों का नाम क्या है, ब्रेसिका, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। चना सिसर एरिएटिनम, सिसर एरिएटिनम। गेहूं टिट्रिकम एस्टिवम, टिट्रिकम एस्टिवम। गाय का जो वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस इंडिकस है। आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्निफेरा इंडिका, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैग्निफेरा इंडिका। तो ये जो चार्ट दिया हुआ है आपको, इसमें बताया गया है कि द्विजगत वर्गीकरण में जो कैरोलस लिनियस वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया, जितने भी जीव हैं या जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके दो प्रकार से नाम दिया, बोले, है ना। कई एक नाम तो ये उनके साधारण नाम है, जैसे कि यहाँ पर मेंढक जो बना हुआ है, मेंढक जो लिखा हुआ है, मेंढक क्या है, साधारण नाम है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बोले इसका वैज्ञानिक नाम है राना और टिग्रिना, राना टिग्रिना। तो इस प्रकार से दो नामकरण उन्होंने दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विजगत वर्गीकरण बोलते हैं। चार जगत वर्गीकरण कॉपलैंड ने दिया है सन
कब दिया है? 56 में दिया। चार जगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रस्ताव दिया। इन्होंने जितने भी जीव जंतु है, प्लांट है, जीव जंतु के अलावा इन्होंने कुछ और देखा कि जैसे कि जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, बोले इनको किस वर्ग में रखा जाए। जैसे दो जगत वर्गीकरण में बोला कि एक में एनिमल रख दो, एक में प्लांटी रख दो, लेकिन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही छोटे जीव जंतु, इनके लिए क्या क्या करो, बोले एक अलग से वर्ग बना दो। तो अलग से वर्ग बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक अलग वर्ग का निर्माण किया जिसको बोलते हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा दो अलग अलग वर्ग का निर्माण कर दिया, है ना। तो एनिमिलिया में जितने भी जीव हैं उनको शामिल कर दिया, प्लांटी में क्या कर दिया, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको शामिल कर दिया, प्रोटिस्टा में जैसे कि पैरामीशियम वाले हो गया, है ना, मोनेरा में जो बैक्टीरिया वाले हो गए उनको शामिल कर दिया गया। तो छोटे छोटे जीव जंतु के वर्गीकरण किस में कर दिया गया, प्रोटिस्टा और मोनेरा में कर दिया गया। तो चार जगत वर्गीकरण का श्रेय किसको जाता है, कोपलैंड को जाता है। सन 1956 में इन्होंने जीव जंतु और पेड़ पौधों के वर्गीकरण का चार जगत वर्गीकरण किया। इसी प्रकार से पांच जगत वर्गीकरण, है ना, आर.एच. विटकर ने दिया पांच जगत वर्गीकरण। कब दिया, तो बोले 1956 में आर.एच. विटकर ने पांच जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया। सभी जीवित जीवों को कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया, पांच जगत में वर्गीकरण कर दिया। और ये पांचों जगत के नाम कौन कौन से हैं, तो पहला जगत का नाम क्या है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, ना, ये इस प्रकार से पांच जगत में इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मुख्य रूप से कोशिका संरचना, शरीर का संगठन, पोषण के तरीके, प्रजनन और विकासवादी इतिहास के मापदंडों पर आधारित है। इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, बोले तो इनकी कोशिका की संरचना किस प्रकार से होती है, इनका शरीर का संगठन कैसा है, इनके पोषण के किस प्रकार के तरीके हैं, कि श्वापोषी हैं कि परपोषी हैं, है ना, शरीर का संगठन किस प्रकार का है, कहाँ पर रहते हैं, इनमें प्रजनन किस तरह से होता है, इनका इतिहास किस प्रकार का है। तो इसी के आधार पर उन्होंने क्या किया, पांच जगत वर्गीकरण बताया। तो कब बनाए, 1969 में, 1969। किसने बनाया भाई, आर.एच. विटकर। आर.एच. विटकर ने क्या किया, पांच किंगडम बनाया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, है ना। मोनेरा के अंतर्गत जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं उनको शामिल कर दिया गया। इसमें यूनिसेलुलर जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं उनको शामिल कर दिया गया। इसमें मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, जिसमें बहुकोशिकीय हम बोलते हैं, बहुकोशिकीय संरचना वाले जितने भी जीव होते हैं उनको इसमें शामिल कर दिया गया। इनमें एक कोशिका वाले जो जीव होते हैं, जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं, उनको अलग अलग प्रकार से, देखिए कोशिका की संरचना के आधार पर जितने भी वर्गीकरण किया गया, जितने भी प्रकार का वर्गीकरण हुआ वो अलग अलग प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि कोशिका की संरचना किस प्रकार की थी, शरीर का संगठन किस प्रकार का था, है ना, उनके प्रजनन के तरीके, उनके विकासवादी जितना भी इतिहास था, उन सभी के आधार पर क्या कर दिया गया, पांच जगत का वर्गीकरण कर दिया गया। अब जो पांच जगत वर्गीकरण में अगर हम सबसे पहला बोलें तो सबसे पहला जगत आता है कौन सा, मोनेरा। मोनेरा जगत के अंतर्गत हम किस में पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले संगठन वाले एक कोशिकीय जीव शामिल होते हैं। मोनेरा सबसे पहला जगत होता है ना। मोनेरा जगत के अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं, एक ऐसा जगत है जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन वाले एक कोशिकीय जीव, जो केवल किसके बने होते हैं, केवल एक कोशिका से बने होते हैं। उनका पूरा शरीर कितनी कोशिका का बना हुआ है, केवल एक कोशिका का बना हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, है ना। मोनेरा जगत में कौन कौन से जीव शामिल आते हैं, बोले तो मोनेरा जगत के अंतर्गत बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया शामिल होते हैं, माइकोप्लाज्मा जैसे जीव शामिल होते हैं। सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं कौन से, बैक्टीरिया जो होते हैं वो सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जो है ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपसे। मोनेरा जगत के अंतर्गत जो आते हैं वो कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं या जीवाणु आते हैं। जीवाणु में जो कोशिकाएं होती है, देखिए जीवाणु कोशिकाओं में एक परिभाषित
केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे झिल्लीबद्ध अंगों की कमी होती है। इनमें क्या क्या नहीं पाया जाता है भाई? जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या जीवाणु होते हैं उनमें क्या क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ईआर कहते हैं, झिल्लीबद्ध अंगक, जितने जो भी झिल्ली के मेम्ब्रेन के अंतर्गत होते हैं इनमें क्या होती है बोले? कमी होती है। अधिकांश जीवाणुओं में एक कोशिका भित्ति होती है जो संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है। एक क्या होती है बोले? इनमें कोशिका भित्ति होती है। जैसे ये कुछ हमारे पास बैक्टीरिया है, देखिए आगे आएगा बैक्टीरिया का। जैसे ये बैक्टीरिया भाई, इसमें क्या होती है बोले? कोशिका भित्ति होती है। कौन सी? एक सेल वॉल होती है और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है। देखिए इसमें फ्लैजिली भी होते हैं जो क्या करते हैं, ये पाइलस होते हैं, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया का चित्र है। इसके बारे में हम समझने वाले कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता है। तो इसमें क्या बोल रहा है? एक कोशिका भित्ति होती है बोले, कोशिका भित्ति होती है जो क्या बनाती है? संरचना बनाती है बोले। किसकी संरचना बनाती है? जो हमारे पास जीवाणु है उसकी संरचना को बताती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति की संरचना अलग अलग हो सकती है जिसमें बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव रूप में वर्गीकृत किया गया। देखिए जो कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति जिसको हम शेल वॉल बोलते हैं, इसी की संरचना के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है बोले। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं कौन से? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किसके आधार पर किया जाता है? कोशिका भित्ति है ना। कोशिका भित्ति की जो संरचना होती है अगर इनको अलग अलग अगर भागों में डिवाइड किया जाए तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के रूप में पाए जाते हैं वाले। कुछ जीवाणुओं में गति जो होती है वो फ्लैजिला से होती है, कुछ गणों में, जबकि कुछ में क्या होती है? संयुग्मन, आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण के कारण जो पीली होती है, जो छोटे छोटे बाल या उपांग होते हैं उनके कारण क्या होती है? इनमें गति होती है बोले। जैसे हम अभी चित्र में दिखाई देते हैं आपको, ये है फ्लैजिला भाई। ये क्या है? फ्लैजिला है। इसके कारण ही क्या करते हैं? ये जितने भी बैक्टीरिया हैं ये गति करते हैं। या जिनमें ये नहीं पाए जाते तो फिर क्या होते हैं? पाइलस जो होती है ना, जिसको पीली बोला जाता है, इनके कारण जो छोटे छोटे उपांग पाए जाते हैं बोले, इनके कारण गति होती है या फ्लैजिला के कारण गति होती है ना। इनमें क्या पाई जाती है बोले? सेल वॉल की संरचना के आधार पर ये क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्राम पॉजिटिव होते हैं और दूसरे ग्राम नेगेटिव होते हैं, है ना। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं बोले, जिसमें डीएनए होता है। राइबोसोम इनमें पाए जाते हैं। ये बहुत सारे जो आपको छोटे छोटे गोले दिखाई दे रहे हैं ये क्या है भाई? राइबोसोम है। ये है, इसमें प्लाज्मिड दिया हुआ है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। कुछ कैप्सूल है इसमें, ये बाहर का जो आवरण है वो क्या है? कैप्सूल है। तो इस प्रकार से हमने जीवाणुओं के बारे में पढ़ा कि इनमें कौन कौन सी चीजें नहीं होती हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। इनकी जो सेल होती है उसमें ये सब चीजें नहीं पाई जाती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति के आधार पर इनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के रूप में डिवाइड किया जाता है। सेल वॉल जो होती है उसके आधार पर इनको डिवाइड किया। गति किस में होती है? बैक्टीरिया में, या तो फ्लैजिला से होती है बोले या पिली से होती है। बैक्टीरिया को ऑटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं भाई? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या हेटेरोट्रॉप्स पोषण जो बाहरी स्रोतों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए। दोनों रूप में वर्गीकृत किया जाता है ना। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या तो ये स्वपोषी होते हैं या विषमपोषी होते हैं बोले। ऑटोट्रॉप्स होते हैं या हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी जो अपना भोजन दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो ये दोनों प्रकार से इसका क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है, वर्गीकरण कर दिया जाता है। कुछ जीवाणु जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषक होते हैं। प्रकाश संश्लेषक मतलब क्या होते हैं? कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन क्या बना लेते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में बड़ी आसानी से बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषक वर्णक प्लाज्मा झिल्ली की सतह पर उपस्थित होते हैं। जो सरफेस होती है बोले उसमें क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषक के वर्णक होते हैं। किसमें? प्लाज्मा झिल्ली में बोले। जीवाणु द्विआधारी विखंडन और अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। इनमें प्रजनन किस प्रकार का होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें विखंडन के द्वारा होगा बोले या फिर अलैंगिक प्रजनन? अलैंगिक रूप से इनमें क्या होता है? प्रजनन होता है। और कुछ जीवाणु क्षैतिज जीन स्थानांतरण तंत्र जैसे परिवर्तन, पारगमन, संयुग्मन के माध्यम से आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। जो इन आनुवांशिक पदार्थ होते हैं इनके अंदर, वह आदान प्रदान भी कर सकते हैं। किसके द्वारा? परिवर्तन के द्वारा। पारगमन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, या संयुग्मन हो जाता है जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ जाते हैं, तब ये क्या करते हैं बोले? आनुवांशिक पदार्थ का क्या कर देते हैं? आदान प्रदान भी कर सकते हैं।
देखिए हमारे पास जीवाणु जो है उसकी संरचना दी हुई है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया जो है ये दो प्रकार के होते हैं बोले, एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे इनमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया है ना, जड़ों में पाए जाते हैं। और जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। उनको क्या कहते हैं हम, विषमपोषी। और ऑटोट्रॉपिक किसको बोलते हैं, स्वपोषी को बोला जाता है। जीवाणुओं के प्रकार, अलग अलग प्रकार के जो जीवाणु हैं वो अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक जीवाणु है जिसको बोलते हैं हम कॉक्सी जीवाणु, जिसको हम बोलते हैं गोलाकार जीवाणु। गोलाकार आकृति किस प्रकार की होगी भाई, नाम से स्पष्ट है, गोलाकार के जीवाणु होंगे। इसमें कौन कौन से कॉक्सी जीवाणु के अंतर्गत कौन 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 आ जाता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक जीवाणु है जो क्या करता है, त्वचा संक्रमण करता है, त्वचा में स्किन इन्फेक्शन करता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है जो निमोनिया का कारण बनता है। देखिए जितने भी जीवाणु होते हैं ना, ये सभी जो जीवाणु होते हैं कुछ तो लाभदायक भी होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं। जीवाणु दोनों तरह के पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सभी जीवाणु जो है वो हानि ही पहुंचाते। कुछ जीवाणु जो है वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, लाभ भी पहुंचाते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसे जीवाणु है जो अधिकतर क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। जैसे ये कॉक्सी वाला जो जीवाणु है, गोलाकार जीवाणु है, गोलाकार का होता है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, स्ट्रेफिलोकोकस और ओरियस जो होता है ये त्वचा संक्रमण करता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, निमोनिया के कारण, निमोनिया अब आपसे पूछा जाए कि निमोनिया जो है कौन से जीवाणु के कारण होता है, तब आप नाम बता देंगे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु के कारण होता है। इसी प्रकार से एक और हमारे आता है हमारे पास बेसिली। बेसिली का जो आकार होता है इस प्रकार से छड़ के आकार की होते हैं, है ना, छड़ के आकार, या हम बोलेंगे एक सीधी सीधी संरचना वाले यौगिक होते हैं, सिलेंडर के आकार के होते हैं। जैसे कि ई कोलाई आंतों में पाया जाता है। कुछ उपभेद भोजन विषाक्तता का कारण जो फूड को क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है, बोले फूड पॉइजनिंग जो करता है वो इसी प्रकार का जीवाणु करता है। जैसे बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स का कारण बनता है बोले। तो ये सभी किस में आ जाते हैं, बैसिली ग्रुप के अंतर्गत आ जाते हैं। इनकी संरचना क्या होती है, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है आपको। ये संरचना किसकी है, बैसिली जीवाणु जो होता है इसकी संरचना होती है। देखिए ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है ये कहाँ पाया जाता है, आंतों में पाया जाता है ना। भोजन को फूड पॉइजनिंग जो होती है वो इसके कारण से होती है बोले, है ना। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है। स्पाइरिली बैक्टीरिया जो होते हैं सर्पिल आकार के बैक्टीरिया होते हैं, आकार में सर्पिल पेचदार आकार के होते हैं। जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया पेट में अल्सर से जुड़ा होता है, अल्सर जो होता है वो इसके कारण होता है ना। ट्रेपोनिमा पैलिडम सिफिलिस का कारण बनता है। स्पाइरली ये इनका आकार कैसा होगा, इस प्रकार से होगा, स्पाइरल आकार का होगा, मुड़ा हुआ आकार का होता। स्पाइरोक्रेट्स कॉर्क स्क्रू के आकार का होता है। देखिए ये इस प्रकार का आकार का होता है, मुड़े हुए आकार का होता है। जैसे इसका उदाहरण है बोरेलिया बर्गडोरफेरी लाइम रोग के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं अलग अलग प्रकार के। देखिए अब हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ग्राम स्टेनिंग में बैंगनी दाग को बरकरार रखता है। ये बैंगनी दाग जो होते हैं वो इसी के कारण होते हैं बोले कि इसमें ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं क्लास्ट्रोडियम डिफिसाइल गंभीर दस्त और कोलाइटिस का कारण बनता है। देखिए दस्त किसके कारण होता है, बोले जीवाणुओं के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। और उसमें कौन सा जीवाणु काम करता है, तो हम बोलेंगे क्लास्ट्रोडियम डिफिसाइल, है ना। दस्त बनता है, कोलाइटिस का कारण बनता है। स्ट्रेप्टोकोकस आगे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप, है ना। पायोजेंस, है ना, ई लगे यहाँ पर, पायोजेंस यो आना चाहिए। पायोजेंस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस गले का जो संक्रमण होता है, बोले स्ट्रेप गले का जो इन्फेक्शन होता है उसमें ये बैक्टीरिया जो है वो काम करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेनिंग में लाल रंग क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे साल्मोनेला स्पीसीज के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये हानिकारक होते हैं, बोले विषाक्तता उत्पन्न करते हैं, जैसे कि टाइफाइड का कारण बनते हैं। एस्चेरिया या ई कोलाई वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ये हानिकारक होते हैं।
इसी प्रकार है एरोबिक बैक्टीरिया होता है, एक विकास के लिए ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखिए एरोबिक बैक्टीरिया के विकास के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता, बिना ऑक्सीजन के ये काम ही नहीं करता है बोले, है ना। जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो होती है जिसको हम तपेदिक बोलते हैं, टीबी जो बीमारी होती है, फेफड़ों का संक्रमण होता है ना, कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो आपको याद रखना चाहिए टीबी बीमारी कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती है। अल्सर संक्रमण के लिए जिम्मेदार होता है कौन सा, स्यूडोमोनास एरुगिनोसा, है ना, ये अल्सर संक्रमण जो होता है उसके कारण होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पनपते हैं, ऑक्सीजन जहां पर नहीं होता तब पनपते हैं, कौन से, एनारोबिक बैक्टीरिया पनपते हैं। ये भी क्या, फूड पॉइजनिंग करते हैं। और मानव आंत में क्या होते हैं, जैसे मानव आंत में भी ये क्या पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। थर्मोफाइल बैक्टीरिया होते हैं, उच्च तापमान वाले वातावरण में पनपते हैं, ये बहुत ही ज्यादा, जहां पर ज्यादा टेम्परेचर होते हैं वहां पर ये इस प्रकार के बैक्टीरिया को पनपते हैं। हेलोफाइल बैक्टीरिया होते हैं, कुछ लवण युक्त वातावरण में प्राथमिकता, जहां पर बोले जहां ज्यादा मिनरल्स होते हैं वहां पर कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हेलोफाइल बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेलोफाइलम सेलिनेरम बैक्टीरिया जो होते हैं इनके नाम दिए हुए हैं। कुछ जीवाणु हैं जो हमारे लाभकारी गतिविधियां होती है, कुछ जीवाणु जो होते हैं ये बड़े ही लाभकारी होते हैं हमारे जीवन के लिए, है ना। कुछ जो होते हैं वो हानिकारक भी होते हैं। तो जो लाभकारी जीवाणु होते हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं, बोले उनको हम समझने वाले हैं। बैक्टीरिया मृत पौधों और जानवरों जैसे कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में आवश्यक होते हैं। जितने भी पौधे हैं या जानवर हैं ये क्या होते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से इनका शरीर बना होता है। अगर यही कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये अगर प्रकृति में वापस ना जाए, है ना, तो इनमें क्या हो सकती है, इनमें कमी हो सकती है। तो ये अपघटन का काम करते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं तो जब ये मृत हो जाते हैं तो उनका क्या कर देते हैं, अपघटन करते हैं। और अपघटन करने के बाद जो है इनको वापस प्रकृति में पहुंचा देते हैं। इस तरह से हम बोलेंगे कि पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है वो क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी बैक्टीरिया हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्या काम करते हैं, अपघटन का काम करते हैं। जितने भी पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं इनमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं बोले उनको दोबारा किस में पहुंचा देते हैं, प्रकृति में पहुंचा देते हैं, है ना। तो मेन काम क्या इनका, अपघटन करने का काम होता है। बोले कुछ जीवाणु जो होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण या स्थिरीकरण में काम करते हैं, जैसे कि राइजोबियम नाम तो आपने सुना ही होगा। वायुमंडल की जो नाइट्रोजन को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, जो पौधों में क्या करता है, पोषक तत्व उन पौधों तक पहुंचाता है। तो राइजोबियम जो कैटेगरी के बैक्टीरिया होते हैं जो क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करते हैं। और यही नाइट्रोजन जो है वो पौधों में किस प्रकार से पोषक तत्वों के रूप में जाती है। कुछ बैक्टीरिया पर्यावरण में प्रदूषकों और दूषित पदार्थों को खराब या विषहरण कर सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रदूषक भी होते हैं। लाभकारी गतिविधियों में आगे आगे सूडोमोनास पुतिडा, है ना, सूडोमोनास पुतिडा ऐसे बैक्टीरिया है जो जैव उपचार में भाग लेते हैं। बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो दही में पाए जाते हैं, पनीर में, है ना, सॉकरक्रॉट और बियर सहित अन्य खाद्य पदार्थों में, पेय पदार्थों में पाए जाते हैं। और ये सभी क्या काम करते हैं, किण्वन का काम करते हैं। इनको बनाने के लिए क्या किया जाता है, किण्वन फर्मेंटेशन प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस जैसे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स जो बनते हैं, बोले एंटीबायोटिक्स के उत्पादन के लिए जो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया होते हैं ये काम करते हैं, एंटीबायोटिक दवाएं बनाते हैं, है ना, जो किसमें पाई जाती है, मनुष्य और जानवरों में, जो जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। एस्चेरिया कोलाई जो इसको हम ई कोलाई के नाम से भी जानते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया मानव आंत में सहजीवी संघ के रूप में काम करते हैं। मानव आंत में बड़ी मात्रा में विटामिन के और बी का उत्पादन करते हैं। मानव आंत में विटामिन के और बी का जो उत्पादन करते हैं वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, एस्चेरिया कोलाई वाले बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया का उपयोग जो है वो एंजाइम, जैव ईंधन, फार्मास्यूटिकल्स के उत्पादन में किया जाता है। बहुत प्रकार के एंजाइम बनाने के लिए, जैव ईंधन बनाने के लिए या फार्मास्यूटिकल जितनी भी दवाइयां हैं, गोलियां हैं, सायरप बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। तो जीवाणु हम बोलेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। सभी जीवाणु जो हैं वो अलग अलग तरीके से अपना अपना काम करते हैं। अब हम बोलेंगे हानिकारक कौन कौन से जीवाणु होते हैं। हानिकारक गतिविधियों के रूप में अगर इनको जाने हम
तो हम बोलेंगे पैथोजेनिक बैक्टीरिया मनुष्यों, जानवरों और पौधों में विभिन्न बीमारियों का कारण बनते हैं। अलग अलग बीमारियां जो होती हैं बोले वो किसके कारण भी होती है, बैक्टीरिया के कारण भी होती है। जैसे कि टीबी रोग जो होता है, तपेदिक रोग, हैजा होता है, साल्मोनेला और ई कोलाई संक्रमण जैसी खाद्य जनित बीमारियां होता है ना। मुंह में बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस दांतों के इनेमल को नष्ट कर देता है। और इसमें जो एसिड उत्पादन होता है करके दांत क्या हो जाते हैं, उनको खराब कर देता है। कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया संक्रमण प्रभावी ढंग से इलाज करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। देखिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बोले जो क्या काम करते हैं, कुछ बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया से जो होने वाला संक्रमण होता है उससे अगर हम दवाई बना रहे हैं तो उसके प्रति क्या होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेते हैं। ऐसी क्षमता जिसमें क्या हो, बीमारी का भी इलाज संभव ना हो। तो अब रोग प्रतिरोधक क्षमता दवाई के प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, संक्रमण फैल जाता बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, बैक्टीरियम संक्रमण फैल जाता है, जिससे इलाज करना क्या होता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है बोले। क्लास्ट्रोडियम बोटुलिनम कुछ बैक्टीरिया कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर भी खतरनाक विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में बहुत सारे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि 2 जगत वर्गीकरण क्या होता है ना, 4 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण क्या होता है, और जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके बारे में हमने आज की क्लास में समझा। इसी प्रकार से हम आगे की क्लास में दूसरे किंगडम के बारे में समझेंगे। आज तो हमने सिर्फ मोनेरा किंगडम जो होता है उसके बारे में हमारी आज की क्लास रही। अगली क्लास जो रहेगी हमारी अगले वाले किंगडम के ऊपर रहेगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।